हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन के सोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने दो पेपर अटैच किए। पहला ये पेपर जो है वो सोल वाले स्टूडेंट्स का है, आप देख सकते हैं। 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं। तो ये सोल वालों का पेपर है और इसमें यहाँ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं और आप पढ़ सकते हैं इसके क्वेश्चंस। देन नेक्स्ट पेपर मैंने अटैच किया है जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स का होने वाला है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन सैक का पेपर। उनका पेपर 1 ही घंटे का होने वाला है और उनके मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 30 हैं, आप देख सकते हैं। तो आप उस हिसाब से जो भी मतलब आप हैं, सोल है, रेगुलर है, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। देन चलो शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, इलस्ट्रेट विद अ सुटेबल एग्जांपल। एक अच्छी प्रेजेंटेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं और उन्हें हमें एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो देखो, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के क्या क्या फीचर है। पहला, क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चर। आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना, कि किस ऑब्जेक्टिव से आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, वो आपका प्रॉपर क्लियर होना चाहिए माइंड में। उसके अलावा आपकी प्रेजेंटेशन पूरी स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे? जैसे इंट्रोडक्शन, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए ताकि ग्रैब कर सके अटेंशन। देन बॉडी, इसके अंदर आप मेन पॉइंट रखो, एविडेंस रखो, एग्जाम्पल रखो ताकि आप अपनी बात अच्छे से दूसरे को समझा सके। देन कंक्लूजन, यहाँ पे आप समराइज करो जो भी मेन पॉइंट थे और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ अपनी प्रेजेंटेशन एंड करो। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी अटैच कर लिया है। अब बिजनेस पिच स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन दिया कि क्या प्रॉब्लम है। देन प्रेजेंट द सॉल्यूशन फॉर अ बिजनेस, फिर उसके बाद बॉडी में हमने सॉल्यूशन प्रेजेंट किया एंड फाइनली कॉल टू एक्शन के साथ हमने उस प्रेजेंटेशन को एंड कर दिया। नेक्स्ट आता है ऑडियंस अवेयरनेस। आपको जो भी आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किनको प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आपका ऑडियंस का बैकग्राउंड क्या है, इंटरेस्ट क्या है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, ताकि आप उनसे उनको अच्छे तरीके से इंगेज कर सको। अब देखो एग्जाम्पल देखो, अगर आप साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दे रहे हो लेकिन किसी लेमैन पीपल को, मतलब बहुत किसी रिसर्च वाले स्टूडेंट्स को नहीं, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स को आप साइंटिफिक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो आप जो वर्ड मतलब हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे साइंटिफिक वर्ड्स हैं, वो आप अवॉइड करें ताकि सामने वाले इंसान को समझ आए। क्योंकि वो साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो हो सकता है कॉमर्स का स्टूडेंट, हो सकता है ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन अगर आप वो प्रेजेंटेशन किसी रिसर्च स्टूडेंट को ही दे रहे हो तो आप टेक्निकल टर्म्स और डेटा आराम से डाल सकते हैं। देन एंगेजिंग विजुअल्स, आप वहाँ पे विजुअल्स लगाएं, मतलब चार्ट लगाओ, इमेज लगाओ, स्लाइड लगाओ वीडियो के आपके अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, ताकि जो अटेंशन है वो ग्रैब हो सके। देन इफेक्टिव डिलीवरी, प्रेजेंटेशन आप कैसे डिलीवर कर रहे हो वो बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आप अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, आप आई कांटेक्ट बना के कर पा रहे हो और सही पेस पे कर रहे हो, ना तो ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा धीरे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि सामने वाले इंसान तक आप अपनी बात पहुंचा सके। देन टाइम मैनेज, आपको जो टाइम अलॉट किया गया है ना, आपको उससे स्टिक रहना है। ऐसा नहीं कि आपको कहा था कि 10 मिनट में प्रेजेंटेशन खत्म करनी है और आपने उससे 25-50 मिनट खींच दिया। आप की पॉइंट्स को पहले प्रायोरिटी दो और भागो मत, मतलब ओवर रश मत करो, बट ऐसा रखो कि आप टाइम से अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर सको। देन इंटरैक्टिव एलिमेंट, आप ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करो जिससे जो आपके ऑडियंस हैं वो इंगेज फील करे, पार्टिसिपेशन जो है ऑडियंस का वो इंकरेज करो, क्वेश्चन पूछ के, पोल दे के, डिस्कस करके, ताकि इंगेजमेंट बढ़े और वो भी आपकी चीज़ों को समझे। जैसे कि अगर आप एक हेल्थ के सेमिनार ले रहे हो तो आप ये आस्क कर सकते हो ऑडियंस से दैट हाउ मेनी ऑफ यू एक्सरसाइज डेली, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सरसाइज डेली, जिससे क्या होगा कि ऑडियंस आपकी इंगेज रहेंगी। देन स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपकी जो स्टार्टिंग और एंडिंग होनी चाहिए ना, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, मतलब ऐसा कि लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ दे, लीव लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन एंड द प्रैक्टिसेस, प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिसेस, लास्ट के कि आपको अपनी प्रेजेंटेशन से पहले कुछ रिहर्सल करना चाहिए कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो, स्मूथ डिलीवरी है या नहीं, आप टेक्निकल इश्यूज हैंडल कर पा रहे हो या नहीं। देन आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ राइटिंग मिनट्स विथ 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। अब मिनट्स क्या होती है? मिनट्स क्या, आपकी जो भी मीटिंग हुई है ना, कोई भी फॉर्मल मीटिंग, उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है उसकी पूरी डिटेल, रिटन समरी ऑफ एवरीथिंग इंपॉर्टेंट हैपन इन अ फॉर्मल मीटिंग, उसे कहते हैं मिनट्स। इससे क्या होता है कि ऑफिशियल रिकॉर्ड रख पाते हैं हम, जो भी डिस्कशन हुआ है, डिसीजन हुआ है या क्या फ्यूचर में एक्शन होने वाला है। अब समझते हैं 2 इंपॉर्टेंट पर्पस इसका। तो पहला, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ की डिसीजन। मिनट्स ना रिटन प्रूफ की तरह काम करती हैं
जो भी मीटिंग में हुआ है। अगर फ्यूचर में हमें देखना हो, कोई चीज़ भी रेफ़र करनी हो, तो हमारे पास पूरा डॉक्यूमेंट होगा जिसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होंगी। ये इंश्योर करती है कि फ्यूचर में कोई भी कन्फ्यूजन या मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। अगर किसी टीम मेंबर को देखना है कि मीटिंग में क्या हुआ था या क्या डिस्कस हुआ था, तो वो आराम से देख सकता है कि व्हाट टॉपिक वर डिस्कस, व्हाट डिसीजन वर मेड, व्हाट आर द रीजनिंग बिहाइंड द डिसीजंस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ दे रखा है। देन आता है अकाउंटेबिलिटी एंड फॉलो। ये मतलब क्या होता है कि जब आप कोई मीटिंग होती है तो उसमें ना किसी को काम दिया जाता है, टास्क असाइन करे जाते हैं। तो हमारे पास अगर पूरा रिकॉर्ड होगा तो हम देख सकते हैं कि कौन सा टास्क किसे असाइन किया गया है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कब तक वो टास्क पूरा होना है, और क्या क्या स्टेप उससे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अनकॉन्शियस फैक्टर्स might also affect your negotiation performance, elaborate with the example। मतलब ऐसे फैक्टर्स जो आप जेन्युइनली नहीं करते हो बट चीज़ें हो जाती हैं, लाइक आपकी बॉडी लैंग्वेज वगैरह, उसी के बारे में हमें बताना है जो आपकी नेगोशिएशन परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका पर्सनल बाइसनेस एंड स्टेरियोटाइप। हमें खुद को पता है कि जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं या किसी के साथ कोई एग्रीमेंट करने जाते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ हमारे पिछले एक्सपीरियंस या बैकग्राउंड के बेसिस पे हम कुछ अजम्पशंस बना लेते हैं, अनकॉन्शियस अजम्पशंस, हमारे एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड या सोसाइटल नॉर्म के हिसाब से। और ये बहुत ज़्यादा हमें बाइस कर देते हैं कि कैसे हम दूसरी पार्टी को समझ रहे हैं, उनके एक्शन को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। जैसे इमेजिन यू आर नेगोशिएटिंग विद अ जूनियर एम्प्लॉय, और तुम्हें अनकॉन्शियसली माइंड में ये चल रहा है कि उसके पास ना वो जूनियर है तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके जो वैलिड पॉइंट होंगे ना वो भी आप इग्नोर कर दोगे और कॉन्वर्सेशन को डोमिनेट करोगे। देन इमोशनल ट्रिगर एंड द पास्ट एक्सपीरियंस। आपके जो अनरिजॉल्व इमोशंस है, मतलब आपको अगर गुस्से में आप किसी के साथ नेगोशिएशन करने जा रहे हो, तो ऑफकोर्स आप अगर वो सही बात भी बोल रहा होगा ना तो आपको बुरी लगेगी। आपके जो पास्ट नेगेटिव एक्सपीरियंस है, पहले आप गए थे, उसने आपसे तमीज़ से बात नहीं की, वो सब ना बहुत ही ज़्यादा गलत इफेक्ट डालती हैं और आपको एक अच्छी नेगोशिएशन को हैम्पर करती हैं। जैसे कि एग्जांपल देखो, सपोज पास्ट नेगोशिएशन में आपको ये लगा कि सामने वाले इंसान ने एडवांटेज ले ली और आप जो है डिसएडवांटेज में रहे, तो अब जो नया डिस्कशन होगा ना वहाँ पे आप ओवर रिएक्ट करोगे डिफेंसिवली, और अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो भी रहा होगा ना तो आप रिफ्यूज़ कर दोगे, क्योंकि आपके दिमाग में है कि पहले इसने एडवांटेज ली थी, अब ये डिसएडवांटेज में रहे और मैं एडवांटेज में रहूँ। इसके अलावा कुछ अदर कॉमन फैक्टर्स है, वैसे 2 पूछे थे बट मैं और भी इसमें कर रही हूँ। तो बॉडी लैंग्वेज, देन कल्चर कंडीशनिंग एंड एंकरिंग बेस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट इन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, रोल ऑफ ट्रस्ट इन बिल्डिंग टीम एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन अ कम्युनिकेशन। अब फीडबैक क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा बट फिर भी बता देती हूँ। आपने किसी से कोई बात कही, आपकी बात का जो जवाब आपको कोई देगा ना, दैट इज फीडबैक, द रिस्पॉन्स और रिएक्शन रिसीवर टू द सेंडर। मतलब जो आप सेंडर हो, आपने बात कही रिसीवर को, और जो रिसीवर है वो आपको जो वापस कोई रिस्पॉन्स या रिएक्शन दे रहा है, दैट इज द फीडबैक। और ये बहुत ही क्रूशियल एलिमेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, क्योंकि अगर आपको वापस जवाब नहीं मिल रहा तो आप कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, अब की पॉइंट क्या है इसके, कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। फीडबैक आता है तो आपको ये पता चलता है कि जो सेंडर है उसने आपके मैसेज को कैसे इंटरप्रेट करा है, कैसे समझा है, आप जो उसे समझाना चाहते थे उसने वही समझा कि कुछ और समझ लिया। इम्प्रूव क्लियरिटी, इससे ये पता चलता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन तो नहीं हो गया है, क्योंकि मैंने सामने वाले को कहा कि मेरे लिए सेब ले आना, अब अगर वो मेरे को वापस एक बार पूछ रहा है कि कितने सेब लेके आओ, तो मुझे पता चल गया कि उसे ये समझ आया कि सेब लेके आना है। अगर वो सामने से पूछे कितने आम लेके आना है, तो मुझे पता चलेगा कि उसे सेब नहीं आम समझ आया। तो क्लियरिटी इंप्रूव होती है। देन इंकरेज इंगेजमेंट, इस फीडबैक की हेल्प से 2 वे कम्युनिकेशन होता है और जो रिसीवर है वो भी एक्टिव रहता है कॉन्वर्सेशन में। इन्हांस द परफॉर्मेंस, वर्क प्लेस के टाइम पे एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इंसान अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। देन नेक्स्ट आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब क्या होता है कि ये इंसान को एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो इफेक्टिवली इंटरैक्ट कर सके दूसरे बंदे के साथ, मतलब सामने वाले इंसान के साथ अच्छे से बातचीत कर सके, उसे समझ सके। इसके अंदर आता है कम्युनिकेशन, एम्पैथी, लिसनिंग, टीम वर्क, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन, इमोशनल इंटेलिजेंस। की पॉइंट क्या है इसके, इसेंशियल फॉर टीम वर्क। एक गुड इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत ही ज़रूरी है टीम वर्क के लिए, क्योंकि अगर आप अच्छा, मतलब आपके अंदर एम्पैथी है, टीम वर्क वाली चीज़ें हैं, तो आप अच्छे से कॉपरेट कर पाओगे और मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी कम होगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी है। इंप्रूव द रिलेशनशिप, एक दूसरे की बात समझने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में, जैसे कलीग, फ्रेंड्स या क्लाइंट के बीच में बहुत ही ज़रूरी होती है इंटरपर्सनल स्किल। क्रिटिकल इन लीडरशिप,
एक जो लीडर है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट कर सके, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है तो उसको सॉल्व कर सके और अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर सके। देन करियर डेवलपमेंट, मोस्ट एम्प्लॉयज़ के पास इंटरपर्सनल स्किल्स नहीं होती हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ ही होती है, इस वजह से वो अपने करियर में इतना डेवलपमेंट भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं भी आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, टीम वर्क ज़रूरी है। अगर आप अपनी बात, आपको नॉलेज बहुत है बट आप समझा नहीं पा रहे, मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, तो उससे भी आपकी जो प्रमोशन है या आपकी इफेक्टिवनेस है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। देन रोल ऑफ ट्रस्ट इन बिल्डिंग अ टीम, ट्रस्ट किसी भी टीम वर्क की फाउंडेशन होती है। आपको अगर साथ मिलकर काम करना है तो आपको एक दूसरे पे विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर टीम मेंबर जो है एक दूसरे पे विश्वास नहीं करेंगे तो वो साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। उन पे विश्वास करना, ऑनेस्ट रहना, कैपेबल होना, कि उनकी कैपेबिलिटी पे हम विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, मान लो मैं कोई फुटबॉल खेल रही हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरे सामने जो मेरी टीम मेंबर है वो बहुत अच्छा गोल कर सकती है, मुझे उस पर विश्वास है, ट्रस्ट है, तभी मैं उसे अपनी टीम में अच्छे से इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं उसे चांस दे रही हूँ। ठीक है, तो की पॉइंट क्या है, ये कोलैबोरेशन प्रमोट करता है। टीम मेंबर अपने फ्रीली आइडिया शेयर कर सकता है। अगर मुझे ये डाउट होगा कि मैंने अपनी टीम के साथ आइडिया शेयर किया तो वो किसी और टीम को बता देंगे जाके, तो मैं उनसे आइडियाज़ भी शेयर नहीं कर सकती ना, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देन रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट, अगर हमें विश्वास होता है तो हम अननेसेसरी किसी पे मतलब सस्पिशियस नहीं रहते, शक नहीं करते, और मिसकम्युनिकेशन भी हमारा नहीं होता है। बिल्ड अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होता है कि हर मेंबर एक दूसरे पे ट्रस्ट करता है और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं फॉर देयर रोल एंड द कमिटमेंट। बूस्ट मोरल एंड द प्रोडक्टिविटी, जो टीम एक दूसरे पे विश्वास करती है ना वो ज़्यादा मोटिवेट रहती है, कॉन्फिडेंट रहती है और अच्छा परफॉर्म कर पाती हैं अंडर द प्रेशर भी। देन नेक्स्ट आता है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशंस को किस तरीके से समझ रहे हो, मैनेज कर रहे हो, और अपने इमोशंस को कितने इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो अपने पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेक्शन के लिए या अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप बीइंग एन ह्यूमन, अगर आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा तो आप कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आपको डर लग रहा है तो आप एग्जाम में आंसर कैसे लिख पाओगे अच्छे से, आपके दिमाग में कुछ नहीं आएगा। देन कॉम्पोनेंट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन। अब क्या क्या कॉम्पोनेंट डेनियल गोलमैन ने बताए थे, तो पहले सेल्फ अवेयरनेस, मतलब आप अपने इमोशंस को रिकोनाइज करो कि आपको कैसा फील हो रहा है, शांति से बैठ के देखो कि आपको क्या फील हो रहा है। देन रेगुलेट करना, मतलब देखो कि क्यों फील हो रहा है, क्या रीज़न है, और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। मोटिवेशन, मतलब गोल अचीव करने का जो आपको ये फोर्स आती है ना, ये मोटिवेशन होता है। एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की कंडीशन को समझना। देखो दो चीज़ होती है, सिंपैथी एंड एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है कि आप ना दूसरे की कंडीशन में नहीं हो बट आप उसको सिर्फ सिंपैथाइज कर रहे हो कि हाँ ठीक है मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है। एम्पैथी का मतलब है कि आप खुद सेम कंडीशन या तो आप फेस कर चुके हो या आप उसके खुद, मतलब ऐसी सिचुएशन में आप खुद हो इस टाइम पे, तो आपको उसकी इमोशंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। देन सोशल स्किल्स, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये सोशल स्किल्स में आता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ठीक होगा, देन आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी स्ट्रेस मैनेज करने में या फिर जो झगड़े हुए उन्हें सॉल्व करने में ये हेल्प करता है, और टीम वर्क और वर्क प्लेस में शांति रखने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, what role does body language play to build a rapport in a business setting? Elaborate with a suitable example. अब आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है हम वो समझने वाले हैं। देखो बॉडी लैंग्वेज एक तरह का नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बिना बोले हो जाता है। ठीक है, ऐसे देखा कि कोई आपसे पूछ रहा हो कि खाना खाएगा तो आप बिना कुछ बोले ऐसे गर्दन हिला दे, तो क्या है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसको पता चल गया कि आप खाना खाओगे। तो ये इसमें क्या आता है, गेस्चर, आपके फेस के एक्सप्रेशन, आपके आई कांटेक्ट, आप कैसे बैठे हो, आपकी टोन क्या है। अगर आप गुस्से में किसी से बात कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा, मतलब चिल्ला के बात कर रहे हो तो पता चल जाएगा कि गुस्से में इंसान बात कर रहा है। देन वाई द बॉडी लैंग्वेज मैटर इन अ बिजनेस। पहला, क्रिएट अ पॉजिटिव फर्स्ट इंप्रेशन। देखो अगर आप जाके फर्मली हैंडशेक करते हो तो इससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, आप एक अच्छी सी स्माइल दो तो इससे वेलकमिंग और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। अब कोई आपसे मिलने आया, आप उसे अच्छे से ग्रीट करने की जगह गुस्से में जाके खड़े हो गए और बोल रहे हो हाँ बता क्या बात है, तो इससे क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज दिख रही है कि भाई आप ऐसे करके खड़े हो गए ना, आपने हैंडशेक किया है, तो व्हाट दिस शो कि आप उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। देन शो एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट। अगर आप हेड नोट करते हो, कोई आपको कोई समझा रहा है और आप ऐसे सर हिला रहे हो या फिर आगे होके बैठे हो, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हो, तो इससे क्या पता चलता है कि आप एक्टिवली उसकी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो। देन रिफ्लेक्ट द कॉन्फिडेंस एंड द प्रोफेशनलिज्म। अगर आप ऐसे
सीधे होके खड़े हो और हैंड गेस्चर आपके अच्छे हैं, आप बहुत स्टडी टोन में बोल रहे हो, तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत अच्छे से अपना मैसेज कन्वे कर रहे हो एग्रेसिव हुए बगैर। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को और प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। देन बिल्ड अ ट्रस्ट थ्रू द कॉन्ग्रुएंस। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अलाइन, मतलब आपके जो फेस के एक्सप्रेशन है और आपकी जो आप जो बात कह रहे हो अगर वो सेम है तो पीपल आप पे ज़्यादा बिलीव करेंगे। अब आप कह तो ये रहे हो कि अरे मैं गुस्सा नहीं हूँ, ठीक है, और आपके फेस पे इतना तेज मतलब गुस्सा दिख रहा है, आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल अलग है, तो कोई कैसे मान लेगा कि आप गुस्सा नहीं हो? खुद बताओ, है ना? तो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं अगर आपके जो इमोशंस हैं और आपके जो फेस के एक्सप्रेशन और आपकी बात अगर मैच नहीं कर रही हो तुम। देन डी एक्सलेट द टेंशन इन अ कॉन्फ्लिक्ट, अगर आपके गेस्चर्स काम है, आपकी टोन सॉफ्ट है और आपके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल रिलैक्स्ड है, तो इससे जो कॉन्फ्लिक्ट होगा या स्ट्रेस होगी डिसएग्रीमेंट की वजह से वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द टू सेलिंग स्ट्रैटेजी विद अ सुटेबल एग्जांपल। सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होता है कि एक मेथड जिसकी हेल्प से जो बिजनेस या सेल्समैन है वो कस्टमर को अपना सामान बेच पाता है, कस्टमर को कन्विंस कर पाता है कि वो उसका प्रोडक्ट या सर्विस खरीद ले। अब दो स्ट्रैटेजी हैं, एक है कंसल्टेटिव सेलिंग मतलब सॉल्यूशन बेस्ड सेलिंग। इसमें क्या होता है कि हम पहले कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते हैं, उसकी नीड को समझते हैं और फिर उस हिसाब से उसे प्रोडक्ट हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हम किसी ने आगे बोला कि मुझे, जैसे मान लो आप गारमेंट शॉप पे गए, आपने उसे बताया कि वेडिंग है और वेडिंग के अंदर मैं ब्राइड हूँ और आपने सारी चीज़ें बता दी, तो वो आपको फेवरेट कलर क्या है ये सब बता दिया, तो वो उस कलर का आपको लहंगा निकाल के दे देगा। तो सिंपल क्या है कि जो नीड है वो समझो और उस हिसाब से चीज़ें दे दो। देन नेक्स्ट आता है अप स्केलिंग और क्रॉस स्केलिंग। अप सेलिंग का मतलब क्या है कि कस्टमर को इनकरेज करना कि वो हाई एंड वर्जन खरीदे प्रोडक्ट का, मतलब सबसे बेस्ट टू बेस्ट। कहते हैं ना, जब आप किसी शॉप पे जाओ तो आपको वो शॉपकीपर ना सबसे पहले सबसे महंगा वाला चीज़ निकाल के दिखाता है कि, और फिर उसके बहुत सारे फीचर गिना देता है, तो आपको ये लगता है कि यार ये बेस्ट प्रोडक्ट है, बस ये ले लूँ। दैट इज़ अप स्केलिंग। क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है कि आपको मान लो आप मोबाइल शॉप पे गए, आपको एक मोबाइल उसने सेल किया, देन उसके बाद वो कह रहा है कि आप ना ये फ़ोन गिर जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो आप इसका कवर ख़रीद लो, स्क्रीन गार्ड ले लो, ये सब चीज़ें उसने बता दी, ईयरफोन्स ले लो। तो ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट को भी आपको बेचने की कोशिश की गई है, तो दैट इज़ क्रॉस सेलिंग। ठीक है, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट। अब हमें शॉर्ट नोट लिखना है। पहला, ऑडियो विजुअल एड इन अ प्रेजेंटेशन। ऑडियो विजुअल एड जो है वो साउंड, इसका मतलब है कि हम साउंड और विजुअल्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रेजेंटेशन में ताकि हम इफेक्टिवनेस बढ़ा सकें। ये जनरली पावर पॉइंट स्लाइड, वीडियो, चार्ट, ग्राफिक, इन्फोग्राफिक, ऑडियो क्लिप के थ्रू होता है। इससे क्या होता है कि हमारा कंटेंट ज़्यादा इंगेजिंग होता है और ईजियर टू अंडरस्टैंड है, और हम जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है उसे भी क्लैरिफाई कर पाते हैं ढंग से विजुअल्स के थ्रू, इन सब के थ्रू। ये इससे ऑडियंस की अटेंशन बिल्कुल फोकस रहती है और ये डिफरेंट लर्निंग स्टाइल को सपोर्ट करता है। देन नेक्स्ट है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। इंटर कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हो डिफरेंट कल्चर या लैंग्वेज या सोशल बैकग्राउंड के पीपल के बीच में। मान लो मैं यहाँ इधर नॉर्थ इंडिया से हूँ और मैं किसी साउथ इंडियन वाले पर्सन से बात कर रही हूँ, तो उसकी डिफरेंट लैंग्वेज है, उसका कल्चर भी अलग है, तो मैं अगर उससे बात करूँ दैट इज इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, वैल्यू, गेस्चर, एटिकेट, टोन और कम्युनिकेशन स्टाइल में। अब मेरा कम्युनिकेशन स्टाइल नॉर्थ इंडियन वाला होगा, साउथ का किसी साउथ इंडियन वाला होगा, उनकी टोन भी थोड़ी अलग होगी। ये ना ग्लोबल कोलैबोरेशन को लेकिन प्रमोट करता है वर्क प्लेस और बिजनेस में, और मिसअंडरस्टैंडिंग और ऑफेंस जो है मल्टी कल्चर की वजह से उसको हटाता है, और रेस्पेक्ट, एम्पैथी और कॉपरेशन बिल्ड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है नेगोशिएशन एज एन स्ट्रैटेजी। नेगोशिएशन एक कम्युनिकेशन प्रोसेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पार्टी जो हैं वो किसी चीज़ को डिस्कस करती है और किसी एक म्यूचुअल सॉल्यूशन पे एग्री कर जाती है कि हाँ ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये सामान जो है आप देखते हो नेगोशिएशन आप करते तो कपड़े खरीदते हुए कि कपड़े वाले भैया बोलेंगे कि 100 रुपये में, तो आप बोलोगे नहीं 50 रुपये में, फिर आके 70 रुपये पे बात पक्की हो जाती है। दैट इज़ नेगोशिएशन। यहाँ पे एम होता है कि दोनों विन विन आउटकम में रहें, और इसमें आपको पूरी प्रिपरेशन करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, इवन परसुएशन करना होता है और कॉम्प्रोमाइज़ भी करना होता है। ठीक है, देन आता है बैरियर्स टू द कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या है कि वो जो दीवारें कह लो या फिर ऑब्स्टिकल्स कह लो, जो आपको क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने से रोकती हैं। मतलब जो सेंडर है उसका मैसेज रिसीवर तक
पहुंचने में जो मुश्किलें आती हैं उन्हें कहते हैं बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कई तरह की हो सकती है। पहले लैंग्वेज डिफरेंसेस, मतलब मेरी लैंग्वेज जो है, मान लो मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, ना मुझे इंग्लिश आती है ना आपको हिंदी आती है, तो दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर। या फिर मैं कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ और आप जो है आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे वर्ड यूज़ कर रही हूँ कि गुडविल, आपको समझ ही नहीं आ रहा गुडविल क्या है, मैं लाइबिलिटी यूज़ कर, मतलब हालांकि समझ आ जाता है आर्ट्स वालों को भी, बट मैं फिर बता रही हूँ जस्ट ऑन एग्जाम्पल कि मैं गुडविल यूज़ कर रही हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि गुडविल क्या है, क्या मतलब है इसका, मैं लाइबिलिटी, कैपिटल, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही हूँ, दैट इज जार्गन, इन्हें कहते हैं जार्गन, या अनफैमिलियर वर्ड में यूज़ कर रही हूँ। देन इमोशनल बैरियर, इमोशनल बैरियर में क्या होता है कि आप गुस्से में हो, आपको उस टाइम पे आके कोई कुछ भी बात बताएगा ना तो आपको एक गलती लगेगी, तो दैट इज इमोशनल बैरियर। कल्चर डिफरेंसेस, आपके जो टोन गेस्चर हैं वो मिसअंडरस्टैंड कर ले जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मान लो कोई हरियाणा का है और उसकी जो टोन रहती है वो बहुत ही हाई रहती है, उनकी बहुत ऐसे एग्रेशन में वो लोग बोलते हैं, अगर नॉर्मल भी बोलते हैं। अब अगर कोई ऐसी स्टेट से है कोई बंदा या ऐसी जगह से है जहाँ पे बहुत शांति से बातें होती हैं तो उसे लगेगा कि ये बंदा गुस्सा कर रहा है, तो दैट इज कल्चर डिफरेंसेस। देन फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर मतलब आप फोन पे बात कर रहे हो और आपका नेटवर्क नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस या कुछ भी। या परसेप्चुअल बैरियर, मतलब आपकी पर्सनल बाइजनेस है, आपने किसी को लेके पहले से ही ये बना रखी है अपने दिमाग में इमेज कि वो बंदा ना अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो फिर वो कोई अच्छी बात भी करेगा ना तो आपको बेकार ही लगेगी। देन मेमोज एंड नोटिस, मेमोज क्या होते हैं, इंटरनल कम्युनिकेशन जब भी करनी होती है ना ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, तो हम मेमोज यूज़ करते हैं। ये एक छोटे फॉर्मल मैसेज होते हैं जैसे डिपार्टमेंट्स के बीच में शेयर होते हैं, स्टाफ के बीच में शेयर होते हैं, और जनरली इंस्ट्रक्शन देने के लिए या कोई नई अपडेट या पॉलिसी चेंज को बताने के लिए होता है, जैसे कि मेमो फ्रॉम द एचआर अबाउट द रिवाइज लीव पॉलिसी। नोटिस, नोटिस जो है वो फॉर्मल अनाउंसमेंट ही होता है, बट ये वाइडर ऑडियंस के लिए होता है, ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और ये क्या होता है, नोटिस बोर्ड पे, मान लो नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे नोटिस डिस्प्ले कर दिया जाता है या फिर ईमेल के थ्रू आपको भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर डेट, सब्जेक्ट, सिग्नेचर होते हैं जो भी अथॉरिटी ने इसे इशू करा है। देन आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द 3 कॉमन टाइप ऑफ वर्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ टू कॉप अप विद देम। पहला है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कब होता है, जब दो या दो से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पर्सनल डिफरेंसेस या पर्सनालिटी क्लैशेस की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है वर्क प्लेस पे। जैसे कि 2 पर्सन है, उनके कुछ पर्सनल डिफरेंसेस हैं, कुछ पहले से ही कुछ चलता आ रहा है, अब वो एक ही जगह काम करने पहुंच गए तो दिक्कत तो होगी। जैसे 2 मेंबर डिसएग्री हो गए, एक बेस्ट अप्रोच टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्ट दिया और उसको कंप्लीट करने का क्या बेस्ट अप्रोच होगा, उस पर 2 मेंबर डिसएग्री हो गए कि नहीं ये बेस्ट अप्रोच है, ये बेस्ट अप्रोच है, इसकी वजह से टेंशन और पुअर कम्युनिकेशन हो गया। देन टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, टास्क रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि 2 पर्सन है, उनके अलग अलग ओपिनियन है कि किस तरीके से हम जो जॉब ड्यूटी या टास्क अलॉटेड है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। और जैसे कि 2 डिसएग्रीमेंट हो गया कलीग के बीच में कि क्या डेडलाइन होनी चाहिए, ये कितना रिसोर्स एलोकेट करना चाहिए प्रोजेक्ट को लेके। मान लो आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, उसकी कितनी डेडलाइन होनी चाहिए, कितने टाइम में वो कंप्लीट हो जाएगा, या फिर उसे कितने पैसे अलॉट करने चाहिए, इसको लेके आपके और आपके कलीग के बीच में क्या हुआ कि झगड़ा हो गया, ठीक है। देन रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रोल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन देयर इज अ कंफ्यूजन डिसएग्रीमेंट ओवर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो जॉब मिली है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, या उसमें आपको कितनी अथॉरिटी दी गई है काम करने की, कितनी कितनी छूट दी गई है कि आप कैसे कैसे काम कर सकते हो, उसको लेके जब डिसएग्रीमेंट होता है। जैसे एम्प्लॉय जो है अनश्योर है वेदर टू रिपोर्ट टू द मार्केटिंग हेड या सेल्स मैनेजर, अब उसे पता ही नहीं कौन से हेड को जाकर रिपोर्ट करना है, मार्केटिंग हेड या सेल्स मैनेजर। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा और कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन इसे कॉप अप करने का तरीका क्या है कि आप प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ जिसमें प्रॉपर लिखा हो कि किसको किसने रिपोर्ट करना है। देन एक्सपेक्टेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी लिख दो कि हम इस जॉब में आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कंसिस्टेंट गाइडेंस भी प्रोवाइड करो ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन ओवरलैप ना हो। इसी के साथ आपका ये कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों का भी भला करो, उन्हें भी शेयर करो। थैंक यू। एक और चीज़, अगर आपको इसको वीडियो लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।